Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. पाकिस्तान में और मशरक़ वस्ता में 26 अक्टूबर 2024 का दिन हफ्ते का दिन ख़त्म हो चुका है और इस दिन के जो वाक़यात हुए और उनकी जो इंटरप्रिटेशन है और जिस तरह से मगरबी ज़राए अबलाग में ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तबसरा हो रहा है, उसे देख के और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसे देख के मुझे ये गलतफहमी सी हो रही है कि मैं भी एक छोटा सा नजूमी हूँ, छोटा मोटा नजूमी हूँ। मुझे अपनी एक दुकान खोल लेनी चाहिए नजूम के हवाले से। बहरहाल ऐसा नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। ये गलतफहमी मुझे क्यों हो रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें, इसकी डिबेट में हिस्सा लें, इसकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, लेकिन इसके ऊपर कमेंट करें, तबसरा करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती तो भी उस पर तबसरा करें। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अभी जाके इसके फिगर्स चेक किए हैं, इसके ऊपर कोई 5,94,594 का फिगर है। मेरी कोशिश ये है कि ज़रा अगर इसको थोड़ी हिम्मत करें कि हम 31 अक्टूबर तक 6 लाख का फिगर जो है वो इस चैनल पे क्रॉस कर लें। अब चलते हैं उन मामलात की तरफ जिन्हें देख के मुझे ये गलतफहमी हो रही है कि मैं एक छोटा सा नजूमी हूँ। अब अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है जिसे मैं अक्सर दोहराता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी अब बात शुरू करते हैं अपने घर से और बात शुरू करते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा पिछला वीलॉग देखा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जस्टिस याहिया आफरीदी एक फॉस्टियन बार्गेन करके आए हैं, जो जर्मन लिटरेचर की अंग्रेजी जुबान के अंदर एक इस्तिलाह है जो जर्मन लिटरेचर से आई है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी रूह का सौदा करते हैं मटेरियल गुड्स और बेनिफिट्स के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फॉस्टियन बार्गेन की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, जिस पे इस स्टेज पे उनका हक नहीं था। ये पोजीशन उनकी मेरिट के ऊपर नहीं है और ये एहसास जुर्म उनके अंदर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आर्मी के अंदर चूंकि एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल था कि 3-4 सीनियर लोगों के नाम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इसे कहते हैं जनरल बाजवा को आप आर्मी चीफ बना देते हैं, वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 3 है, ये किसी नंबर 4 को बना देते हैं, तो वहाँ ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो आर्मी चीफ बनता है वो एहसास जुर्म में शुरू से कम अज़ कम मुब्तला नहीं होता, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के केस में यह है कि तमाम तर रवायात को पामाल करके अजीब किस्म की इरेगुलरिटी की गई उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए, तो यह मामला बड़ा टेढ़ा था। जनरल बाजवा के केस में, उससे पहले बहुत से जनरल्स के केस में ये मामला नहीं था। इसी तरह से अब आ जाए आप याहिया आफरीदी की तरफ। याहिया आफरीदी ने जो एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है उसे तोड़ा है, एक ऐसा इस्टेब्लिश प्रिंसिपल जिसके ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी, लीगल कम्युनिटी, बार एसोसिएशंस, लिखने लिखाने वाले अखबारों के कॉलम्स, पॉलिटिकल सर्कल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं कि जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो हुकूमत ना करे, बल्कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे हो। और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रगल थी पाकिस्तान की, जिसके नतीजे में जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल डिसाइड कर दिया गया था मशहूर अल जहाद ट्रस्ट केस के अंदर। अब जस्टिस आफरीदी के ऊपर बड़ा वजन है। जस्टिस आफरीदी को एहसास है कि मैंने एक सैक्रोसैंक्ट मुकद्दस जो प्रिंसिपल, एक कन्वेंशन था, उसको मैंने पामाल किया है। और ये जो सारी मतलब फॉर्म 47 की हुकूमत है शरीफ जरदारी रजीम की, इसके ज़रिए एक कानून बनाकर इसको कोई कबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि जस्टिस आफरीदी को होशियार रहिएगा, ये अब ऑप्टिक्स करेंगे, ये ऑप्टिक्स के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब जस्टिस आफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही पहले 24 घंटे के अंदर अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए 2-3 उन्होंने डिसीजंस किए हैं और 2 डिसीजंस उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग हैं और यहाँ पर वो ऑप्टिक्स कर रहे हैं। जो मैंने कहा था कि आपने देखना है कि ऑप्टिक्स करेंगे, वो ऑप्टिक्स उन्होंने शुरू कर दिए। तो जस्टिस आफरीदी ने पहला फैसला तो ये किया कि उन्होंने जो जजेस की एपेक्स कमेटी है जो बेंचेस का तयन करती है, उसको उन्होंने रिकन्फिगर किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और उसमें जहाँ काजी फायज़ ईसा साहब ने, जैसे ही आसिफ अली जरदारी ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का नया ऑर्डिनेंस इशू किया, फौरी तौर पे 4 घंटे के अंदर अंदर काजी फायज़ ईसा साहब ने उसमें मुनीब अख्तर को निकाला, क्योंकि उसकी कन्फिग्रेशन ये थी कि सबसे ऊपर चीफ जस्टिस यानी खुद काजी फायज़ ईसा थे, दूसरे नंबर पे सीनियर प्यूनी जज थे मंसूर अली शाह साहब, तीसरे मेंबर उसके मुनीब अख्तर थे। मसला ये था कि ये बेंचेस बनाते थे काजी फायज़ ईसा साहब एज़ पर हिज ओन प्रिंसिपल एंड लॉजिक ये फैसला कर चुके हुए थे कि ये कमेटी ही बेंचेस बनाएगी। तो बेंचेस उनकी मर्जी के नहीं बन रहे थे, बेंचेस शरीफ जरदारी आसिम रजीम की मर्जी के नहीं बन रहे थे। तो उसमें से उन्होंने निकाला मुनीब अख्तर साहब को निकाला और उसकी जगह वो लेकर आ गए जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। और यूँ
यूं उन्होंने आर्टिकल 63A का जो फैसला किया, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला, उस हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल के ही उन्होंने ये 26 अमेंडमेंट करवाई। ये बैकग्राउंड देना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। अब इन्होंने इस कमेटी को अच्छा, और जब उन्होंने ऐसा किया तो मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। उनको किसी ने निकाला नहीं था कमेटी से, मुनीब अख्तर साहब को निकाला था। अब जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस कमेटी को रिकन्फिगर किया है खुद से, और उसमें वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को लेकर आए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वार्न किया था, ये ऑप्टिक्स है, डोंट फॉल फॉर दिस। अभी देखना यह है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इससे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमें भी नहीं पता। लेकिन जो दूसरी चीज़ की है जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने, कि उन्होंने एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली है मंडे के दिन 28 अक्टूबर को। नाउ दैट इज सिग्निफिकेंट कि वहाँ पे फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर क्या होता है। असल में जो चीज़ करनी है, अब चूंकि जस्टिस याहिया आफरीदी के अंदर एक एहसास जुर्म है और इनके अंदर एहसास जुर्म होना चाहिए, मेरी आप सब की, सोशल मीडिया की, डॉन अखबार की, ट्रिब्यून की, पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स की जो जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी टुवर्ड्स पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। इंग्लिश का एक फ्रेज है मेरा ख्याल है, वे कहते हैं कि किसी की स्टेटमेंट है, कोट है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यहाँ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि हमें पता है कि जस्टिस आफरीदी जो है वो एहसास जुर्म में मुब्तला है, चूंकि उन्होंने इसे कहते हैं एक गंद किया है, एक फॉस्चियन बार्गेन किया है, हमने हर दिन उनको एहसास दिलाना है कि सही रास्ता क्या है। सही फैसला यह है कि आसिफ अली जरदारी का जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर ऑर्डिनेंस था, जो उसको चैलेंज किया जाए फुल कोर्ट के सामने, उसे ख़त्म किया जाए। ये पहला एक छोटा सा वन सिंगल स्टेप होगा। वो जो चाइनीज स्टेटमेंट है ना कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद वन सिंगल स्टेप, तो ये वो एक छोटा सा स्टेप होगा जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट अपनी आज़ादी, ऑटोनॉमी के रास्ते के ऊपर चल सकेगी। सो लेट्स वेट कि क्या होता है 28 तारीख को जब फुल कोर्ट की मीटिंग होती है। देखिए इस बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को कि 26 तारीख ही को काजी फाइज ईसा साहब सरीना ईसा का हाथ पकड़ते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लाउंज से टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट लेके किसी नामालूम डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। पता नहीं बरतानिया जा रहे हैं, पता नहीं स्पेन जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने चाह रहे हैं। मुझे बड़ा शक है कि काजी फाइज ईसा साहब बरतानिया या यूरोप में अपने लिए कोई पोजीशन ढूंढना चाहते होंगे, या उन्होंने ढूंढ ली होगी ताकि उनको कोई सुकून जो है वहाँ पे मिल सके। और आपको पता है कि मेरी जो डॉक्टरी वाली बद्दुआ है कि अल्लाह करे उन्हें सुकून ही ना मिले, उन्हें कभी नींद ही ना आए। वो और सरीना ईसा एक दूसरे को प्रोपोफॉल के इंजेक्शंस लगाया करें माइकल जैक्सन की तरह। बहरहाल आप दूसरा इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये देखें कि 48 घंटे के अंदर अंदर चचा भतीजा यानी नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा दोनों ही पाकिस्तान छोड़ के जो है वो चले गए। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? नवाज शरीफ साहब की तो एक अलग कहानी है, उसमें मैं इस वक्त नहीं पढ़ता, लेकिन मेरी आपकी सारी मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर काजी फाइज ईसा साहब की जो एक बरस सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी प्रोफाइल को बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखें। उनका जो भी फैसला था एक आध को छोड़ के वो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था। बिकॉज काजी साहब अगर अपनी कोई प्रोफाइल अब मगरब में, यूरोप में, बरतानिया में ढूंढना चाहते हैं तो हमारा काम यह है कि हम उनको नंगा करें अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। तीन चीज़ें तो बड़ी खुल के सामने आती हैं। जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन 2024 को लूटने में पाकिस्तान के, यानी देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट कानून की नज़र में चीज़ है कि क्या एक जज या ज्यूरिस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है या अपने पीछे खड़ी हुई ताकतों के इंटरेस्ट में काम करता है। काजी फाइज ईसा साहब ने सिर्फ एलीट को सर्व किया। काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर्स को, जर्नैलों को सर्व किया। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का फरवरी 2024 का इलेक्शन का मैंडेट चोरी किया और उस चोरी करने के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, उसको उन्होंने इंजीनियर किया बैट छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इससे बड़ा जुर्म एक ज्यूरिस्ट, एक कानूनदान, एक जज के हवाले से हो नहीं सकता। और काजी फाइज ईसा साहब की साजिश के बगैर, उनके घनाउने इक़दामात के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। ये पहली चीज़ है जिसे खुल के डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आ जाती है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जितनी पिटिशंस थी उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ नहीं दी, बल्कि रिलीफ के रास्ते में उन्होंने रोड़े उटकाए। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उनको ख़त लिखा, उस पर काजी फाइज ईसा का रवैया और जो रिएक्शन था वो भी उनके खिलाफ चार्जशीट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बलूचिस्तान से थे, उन्होंने बलोच जो वहाँ पे एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया, ये भी डॉक्यूमेंट करने की बात है। और उसके साथ मिलिट्री कोर्ट्स, द ट्रायल्स ऑफ द सिविलियंस इन द मिलिट्री कोर्ट्स पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो एंटिक्स किए और जिस तरह से वहाँ उन्होंने इसका रास्ता नहीं रोका, ये चंद चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं तवक्को ये करता हूँ कि जो लिखने वाले हैं वो इसके कम से कम 2 दर्जन या 1 दर्जन से ज़्यादा कम से कम बुलेट पॉइंट्स निकालेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने तो मोटी मोटी बातें की हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ जो जुराइम किए हैं, इस शख्स को कहीं भी कोई प्रेस्टीजियस पोजीशन जो है नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ा सा चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल डायनामिक्स की तरफ, जहाँ मसलसल एक तोड़ फोड़ और रीऑर्गेनाइजेशन का अमल हम देख रहे हैं। और गुज़श्ता 24 घंटे में ज़ैन कुरैशी साहब ने अपनी पोजीशन से एज डिप्टी पार्लिमानी लीडर ऑफ द नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। ज़ैन कुरैशी जो साहिबजादे हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो उन 6-7 लोगों में से हैं, मतलब 6 लोगों में है जिन्हें 26वीं आइनी तरमीम के बाद उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शो कॉज नोटिस मिला है कि अपनी पोजीशन को या अपनी एब्सेंस या इनकम्युनिकाडो होने जो है उसको एक्सप्लेन करें। और वो कहते हैं कि चूँकि मुझे नोटिस मिला है, मैं अपनी सफाई देनी है, ये ज़रूरी है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। लेकिन ये एक प्रोसेस है मुसलसल रीऑर्गेनाइजेशन का। आप सुन चुके होंगे कि फवाद चौधरी साहब के भाई जो बड़े कैपेबल वकील हैं, फैसल चौधरी, और जो बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की पैरवी कर रहे थे, उन्हें इमरान खान की लीगल टीम से अलग कर दिया गया। पहले ये एग्जेक्टिव फैसला सलमान अकरम बरारा साहब ने किया, लेकिन सलमान अकरम बरारा साहब ने ये फैसला इमरान खान साहब से मिलने के बाद किया। और जब इमरान खान साहब से मिले तो आपको याद है कि इमरान खान से 2 मीटिंग्स हुई, 3 लोगों की मीटिंग हुई। इसमें सलमान अकरम बरारा, फैसल चौधरी और शोएब शाहीन थे, लेकिन वहाँ पर 3 लोगों से एक मीटिंग तो इकट्ठे हुई और एक छोटी सी मीटिंग उन्होंने सलमान अकरम बरारा साहब के साथ इमरान खान ने अलग की। और उस मीटिंग के बाद सलमान अकरम बरादर ने चंद घंटों के बाद फैसल चौधरी को इस पोजीशन से हटा दिया और उसके बाद उनको उनकी लीगल पोजीशन से भी हटा दिया। ये भी एक इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीथिंकिंग का एक पूरा प्रोसेस है। मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता कि फैसल चौधरी ने क्या किया, गलती उन्होंने की, उसके हवाले से बेतहाशा पाकिस्तान के मीडिया पे स्पेकुलेशन जो है हो चुकी। मैं एक बिगर ब्रॉडर पिक्चर को देख रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी पाकिस्तानी सियासत में एक अभी चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकी कि जब आप ज़ैन कुरैशी को देखते हैं, डॉक्टर ज़रका को देखते हैं और बहुत से लोगों को देखते हैं, बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का फ़ैसला होना है वो ये होना है कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान का सर्वाइवल, उसका मुस्तकबिल, उसकी बका का ताल्लुक जमहूरियत से है। पाकिस्तान ने अगर उसने बचना है, इस रियासत ने, तो सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस और जमहूरियत से ये रियासत बच सकेगी, वरना इस रियासत का जर्नैलों की साथ कोई इसका मुस्तकबिल नहीं है। जब तक ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जनरल्स की सुप्रीमेसी में नहीं है बल्कि सिविलियन एसेंडेंसी और सिविलियन सुप्रीमेसी में, मामला आगे नहीं चल सकेगा। जब 2-4 दिन पहले काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं फैसल वाडा साहब को और उनके साथ आप फवाद चौधरी को देखते हैं, तो फैसल वाडा क्रूड तरीके से और फवाद चौधरी ज़रा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जर्नैलों के साथ है। और जिस तरह से जर्नैल पाकिस्तान के लोगों को, सियासतदानों को और मीडिया को हाँक रहे हैं, मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा। जब फैसल वाडा बार बार ये कहते हैं कि कहा था, समझाया था, टक्कर ना लो वगैरह, तो वो बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिससे पाकिस्तान की सियासत को आगे निकलना है। और अभी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो मौजूदा आर्मी चीफ है, वो मसलसल अपना एक रोल डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिपाथ जो मैगजीन है सेंटकॉम का, सेंट्रल कमांड का, उसमें ISPR की PR करके जो पीस लिखवाया गया है, जो किसी पाकिस्तानी ने लिखा है, किसी कर्नल साहब ने, उसकी लैंग्वेज से पता चलता है उसमें क्या सेल किया जा रहा है। उसमें सेल किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़े वॉरियर हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मौसर लीडरशिप प्रोवाइड की है। ये ज़ाहिर है यूनिपाथ में अगर किसी ने इसको पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं किसी ने होगा, तो वो तो बेवकूफ़ बन सकता है। और पाकिस्तान के बहुत से अखबारात के अंदर भी इसको फिर रीपब्लिश वगैरह किया गया कि बड़ी जनाब सेंटकॉम में तारीफ हो गई। ISPR का लिखा हुआ पीस है, अगर आप उसको ज़रा सा भी पढ़ें। लेकिन बुनियादी जो चीज़ है कि जनरल साहब को एविडेंस क्या दी गई है उस पीस में, वो ये दी गई है कि उन्होंने TTP के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री कार्रवाई की है। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ये जानता है कि TTP के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज की सारी एक्टिविटी या कार्रवाई
किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्शन में नहीं जा पा रही, क्योंकि ये 9/11 2004 से मसला खड़ा हुआ है, 20 साल हो गए हैं। अगर 20 साल से आप एक चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका कोई मिलिट्री हल जो है वो नहीं है। वहाँ पर हल दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। अच्छा, अब आर्गूमेंट आप क्या देखते हैं? जनरल साहिबान के जितने भी बड़े सोफिस्टिकेटेड फेसेस के आपको अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर डॉन ट्रिब्यून में कॉलम लिखने वाले मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि टीटीपी के साथ इसलिए कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि टीटीपी जो है वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती। भाई, आप पिंडी इस्लामाबाद में कौन आईने पाकिस्तान को तस्लीम करता है? मुझे बता दें कि गुज़श्ता 3 बरस के जो वाक़यात हुए हैं, इसमें आपको लगता है कि रावलपिंडी के अंदर, GHQ के अंदर, ये शरीफ जरदारी क्लैन के अंदर किसी भी तरह से, ये इवन बार एसोसिएशंस में पाकिस्तान के आइन की कोई एक धेले की भी रिस्पेक्ट पाई जाती है? तो ये आर्गूमेंट कि आपकी टीटीपी के साथ एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता पॉलिटिकल, और इसलिए आपने जंग ही करनी है और हर साल आपने सैकड़ों हज़ारों लोगों को मरवा देना है, ये एक फ्लॉड आर्गूमेंट है। मैं कभी फिर तफसील से इसके हवाले से बात करूंगा। इस वक्त सेंट्रल चीज़ ये है कि अगर ये पॉइंट एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि ग्रेग कसार के इंटरव्यू में जब आप देखते हैं कि 63 या 62 अमेरिकन कांग्रेसमैन तो इस नुक्ते पे आ चुके हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म है। ये एक नई डेवलपमेंट है, ये पहले नहीं थी। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट हो सके कि मुस्तकबिल जर्नलों के साथ नहीं है, मुस्तकबिल सियासत के साथ है, जमहूरियत के साथ है, इसी में पाकिस्तान की बका है, तो ये बहुत बड़ी हमारा, यही असल में रेवोल्यूशन होगा। ज़रा ईरान इसराइल स्ट्रेटेजिक डायनामिक की तरफ, जिसे देख के मुझे एक बार फिर ये गलतफहमी होती है कि मैं एक छोटा सा नजूमी हूँ और मेरी नजूमी की जो दुकान है वो चल सकती है। सारी दुनिया के ज़राए अबलाग, पाकिस्तान को तो खैर बेचारे ना 3 में ना 13 कहीं शुमारी नहीं होता, क्योंकि उनको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को दुनिया की। लेकिन दुनिया के भी अक्सर ज़राए अबलाग की हेडलाइन क्या रही है गुज़श्ता चंद दिनों से? वाइडर जंग का, बहुत बड़ी जंग का, मशरक़ वस्ता में ख़तरा जो है वो बढ़ता चला गया। मैंने आपको रिपीटेडली वीलॉग आफ्टर वीलॉग मैंने आपको ये बताया कि जहाँ ईरान तनहा खड़ा है पूरे अरबों के साथ मगरब के ख़िलाफ़ और उसके पास बड़ी लिमिटेशंस हैं, उसी तरह से इसराइल के पास भी ईरान के साथ लड़ने की कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बिकॉज गुज़श्ता 1 बरस के वाक़यात ने ये बात साबित कर दी है कि इसराइल जंग लड़ ही नहीं सकता, सस्टेन कर ही नहीं सकता, जब तक कि अमेरिका 24 घंटे उसके पीछे हाथ रख के नहीं खड़ा, उसको पैसा नहीं दे रहा। इवन ऑयल भी अमेरिका देता है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऑयल भी अमेरिका देता है, वेपन्स अमेरिका देता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। और गुज़श्ता चंद हफ्तों में तो ये हुआ है कि इसराइल के इतने बुरे परेशानी थी कि जब हम ईरान पे हमला करेंगे तो अगर ईरान ने दोबारा हमारे ऊपर मिसाइल मारे तो फिर अमेरिका ने अपना लेटेस्ट जो 3rd एंटी मिसाइल बैटरीज थी वो वहाँ भेजी, और खाली बैटरीज नहीं भेजी, उनको ऑपरेट करने के लिए और इसराइलियों को ट्रेन करने के लिए 100 अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट भी साथ भेजे। इससे क्या पता चल रहा था? इससे ये पता चल रहा था कि इसराइल का हवा जो है, इसराइल की प्रोजेक्शन तो बहुत ज़्यादा कर दी गई है एज ए मिलिट्री पावर, लेकिन 9000 स्क्वायर मील का ये जो टेरिटरी है, इसकी दर हकीकत किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं है। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि वो जो सारे कह रहे थे वाइडर जंग जंग जंग, वो तो खैर हवा में हो गई सारी। ईरान का जो जवाब क्या आया है इस पूरी चीज़ के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स को हेडलाइन देखें तो वो कहते हैं कि ईरान ने बड़ा डाउन प्ले किया। ईरान का जवाब ये है कि हमारे 4 जो शहरी हैं उनकी हलाकत हुई है एंड वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, या हम सेल्फ डिफेंस का राइट रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान जो है अपनी रीजनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें भी अंडरस्टैंड करता है। मतलब यह है कि अब ईरान इसकी कोई काउंटर रिटेलिएशन नहीं करेगा और कोई काउंटर रिटेलिएशन इसकी बनती भी नहीं है, इसलिए कि ईरान ने जो अपनी 2 रेड लाइन्स अमेरिका को कन्वे की थी थ्रू दी अरब्स, वो पूरी अमेरिका ने उनको इम्प्लीमेंट करवाया। और द रेड लाइन्स क्या थी कि हमारे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पे नतान्स, इस्फहान के आगे पीछे, वहाँ कोई हमला नहीं होना चाहिए, और हमारा इससे कहते हैं ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारी इंटरनल ऑयल ट्रांसमिशन है और जो हमारी एक्सटर्नल ऑयल एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि इसराइलीज़ जो हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने गारंटीज और एश्योरेंसेस भी दी कि ना तो हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे कोई हमला करेंगे, ना हम ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करेंगे। तो इसराइल ने जो हमला किया वो है क्या? वैसे आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस पूरी दुनिया में लग रही हैं, और जिस तरह से आलब बेवकूफ़ी में पाकिस्तानी अखबार भी यही लिख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा इसराइली तैयारे जो हैं उन्होंने इस हमले में हिस्सा लिया। कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रही इसराइली तैयारों के हमले की। जो एविडेंस नज़र आ रही है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो गालिबन ईरान के अंदर ही से इसराइली उड़ाते हैं, उसकी वजह यह है कि ईरान का रकबा जो है वो 6,30,000 मील है। और मेरा ख्याल है वो किसी ने लिखा है कि वो समझ रहे हैं मैं मील और किलोमीटर में कन्फ्यूजन कर रहे हैं, ये गालिबन 1.6 मिलियन या 1.5 मिलियन किस्म के किलोमीटर्स वगैरह जो है ये खासे ज़्यादा इसके बनते होंगे। बहरहाल
6,30,000 के इस रकबे के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इसराइल खुद से छोटे छोटे ड्रोन्स भी मैन्युफैक्चर करता है अपने ईरानियन एजेंट्स की मदद से। और ये इसी किस्म के ड्रोन्स और कुछ ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर फैसिलिटी से उड़ाए हैं और 3 जगहों के ऊपर उन्होंने हमला किया। एक तेहरान के करीब 2 बिल्डिंग्स पे हमला किया और एक ईरान इराक बॉर्डर्स पे इलाम और मेरा ख्याल है खुजिस्तान जो है वहाँ उन्होंने हमले किए। और उनका दावा यह है कि हमने ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है उसको हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई चीज़ इतनी जल्दी हो सकती है 2.5 घंटों के हमले के अंदर। ये भी एक ऑप्टिक्स थे, ये भी एक कॉस्मेटिक किस्म का हमला था। अब एक नया बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे अचीव हो गया है एक अनईजी तरीके का, और ये अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ चलेगा और तक चलेगा कम अज़ कम। और उसके बाद कहीं जाके जो है ना सिचुएशन क्लियर होगी कि उसके बाद इनका फ्यूचर रिलेशनशिप जो है ईरान और इजराइल का क्या होता है। जहन में ये भी रखिए कि ईरान ने यहाँ पर डिप्लोमेटिकली बड़ा स्ट्रांगली प्ले किया है। जो कतर के अंदर एक समिट मीटिंग हुई थी तमाम मशरक़ वस्ता के वज़राए ख़ारजा की, जहाँ पे ईरान के मेरा ख़्याल है नए प्रेसिडेंट जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रैवल किया, उन्होंने जाके क्राउन प्रिंस सऊदी अरब में जो है मोहम्मद बिन सलमान उनसे मुलाकात की। ईरान ने अरबों को ये बावर करवा दिया कि हमारी 2 रेड लाइन्स हैं और आपने ये इंश्योर करना है कि अमेरिका और इजराइल हमारी इन रेड लाइन्स को वायोलेट ना करें। अगर आपने ये हमारी रेड लाइन्स क्रॉस की, बिकॉज उनको अच्छी तरह से पता था कि इसराइल का हम टेक्नोलॉजिकली के कुछ बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते, हम सऊदी अरब और यूएई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सऊदी अरब यूएई कतर वगैरह के होश उड़ गए कि ये सारा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा, और उन्होंने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इस चीज़ को इंश्योर करने में कि ईरान की रेड लाइन्स जो हैं यहाँ पे क्रॉस ना हो। ये वो डायनामिक हैं जहाँ पर इस वक्त सिचुएशन खड़ी है। फिर इस पर मज़ीद बात होती है, अभी इतना ही। थैंक यू।